बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पे। तो दोस्तों पिछले भाग के अंदर हमने सीकर और अपना जो झुंझुनू ज़िला है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। सीकर और झुंझुनू ज़िला दर्शन है वो हमने दोस्तों सीकर ज़िले को 4 भाग के अंदर और झुंझुनू को है वो हमने 3 भाग में कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आज हम एक नया ज़िला दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है नीम का थाना। आज हम इस ज़िले के बारे में जो यहाँ के महत्वपूर्ण फैक्ट हमें मिलते हैं दोस्तों उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नीम का थाना है उस ज़िले का पार्ट नंबर 1। आज का जो पार्ट रहेगा दोस्तों हमारा पहला पार्ट रहेगा इसका। और इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम कौन कौन से विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो वो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा इसी का टॉपिक रहेगा यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीम का थाना ज़िला है वहाँ की जो स्थापना है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। नीम का थाना सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्थापना की यदि बात करें दोस्तों तो आपको पता है राजस्थान के अंदर है वो नए ज़िले निर्माण किया गया है। नए ज़िलों का जो दोस्तों निर्माण किया गया है उसमें 19 ज़िलों का निर्माण है वो किया गया था। और जो संभाग बनाए गए थे दोस्तों वो कितने बनाए गए थे, इसमें 3 संभागों का है वो निर्माण किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को है वो नीम का जो थाना ज़िला है उसकी स्थापना होती है। और इस ज़िले की जो स्थापना के लिए दोस्तों जो कमेटी बनाई गई थी या फिर राजस्थान के अंदर जो नए ज़िले बने हैं उन सभी ज़िलों के लिए जिस कमेटी का निर्माण किया गया था दोस्तों वो कौन सी कमेटी है, रामलुभाया कमेटी। रामलुभाया कमेटी। यदि आपसे पूछा जाए कि रामलुभाया कमेटी है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों तो वो की गई थी 2022 के अंदर। रामलुभाया कमेटी जो कि राजस्थान के अंदर नए ज़िलों का जो निर्माण किया गया था दोस्तों 19 ज़िलों का जो अभी हाल ही में निर्माण हुआ है उसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी दोस्तों वो 2022 के अंदर रामलुभाया कमेटी है वो बनाई गई थी दोस्तों। शायद आप इसकी तारीख नोट कर सकते हो 23 मार्च को है वो इस कमेटी का है वो गठन किया गया था दोस्तों। और किसके द्वारा है दोस्तों वो इस जिले की स्थापना की गई थी तो वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। अशोक जी गहलोत द्वारा है वो 19 जिलों की है जो अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को है वो दोस्तों जारी की गई थी। और राजस्थान के अंदर जो 19 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों उस सभी जिलों की जो स्थापना है, स्थापना दिवस जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों 7 अगस्त 2023 को दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इसका पुनर्गठन किया गया है वो कौन कौन से जिले थे जिनका पुनर्गठन करके है वो नीम का थाना है वो बनाया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपने सीकर जिले के बारे में। सीकर और दूसरा कौन सा है दोस्तों, झुंझुनू जिला है। जो पीछे हमने जिला दर्शन है वो सीकर और झुंझुनू का कंप्लीट किया था दोस्तों उसी में सीकर और जो झुंझुनू जिला है उन दोनों जिलों का है वो पुनर्गठन करके है वो नया जिला कौन सा बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है नीम का थाना। नीम का थाना इस जिले का निर्माण है वो किया गया था दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों जो अपना सीकर जिला है, सीकर जिला और जो झुंझुनू जिला है वहाँ के कुछ उपखंड थे जिनको काट कर है वो इसके अंदर मिलाया गया था। तो सबसे पहले हम जो सीकर जिला है उसके कौन कौन से उपखंड थे जिनको
इसके अंदर शामिल किया गया था दोस्तों, तो वो सबसे पहले थे नीम का थाना, सीकर का जो नीम का थाना है, नीम का थाना। और दूसरा कौन सा था इसके अंदर, श्री माधोपुर। नीम का थाना, श्री माधोपुर वो क्या थे, दो यहाँ के उपखंड थे। दो उपखंड इसके थे और दो ही उपखंड थे वो किसके थे दोस्तों, झुंझुनू के थे। झुंझुनू का कौन कौन सा उपखंड है दोस्तों, उसमें आप नोट करो कौन कौन सा उपखंड है जो यहाँ से लिया गया था दोस्तों। तो वो लिया गया था दोस्तों उदयपुरवाटी। उदयपुरवाटी और दूसरा कौन सा था दोस्तों इसका, खेतड़ी। उदयपुरवाटी और खेतड़ी को है इसके अंदर शामिल किया गया था दोस्तों। सीकर जिले का नीम का थाना और श्री माधोपुर उपखंड थे, जिसको शामिल किस में किया गया है दोस्तों, झुंझुनू के अंदर है वो शामिल किया गया है दोस्तों। और झुंझुनू झुंझुनू का सीकर का जो उदयपुरवाटी और खेतड़ी है उसको पुनर्गठन करके नीम का थाना है उसके अंदर उपखंड को दोनों को शामिल किया गया है। और सीकर का नीम का थाना श्री मधुपुर उपखंड थे उसको शामिल किस में किया गया है, नीम का थाना जिले के अंदर है उसको उपखंड को शामिल किया गया है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ की जो तहसीलें हैं दोस्तों, कौन कौन सी तहसील थी जो यहाँ से उठाई गई थी उसके बारे में हम बात करते हैं। जो तहसील यहाँ से उठाई गई थी दोस्तों उसमें सबसे पहले हम शामिल करते हैं नीम का थाना। नीम का थाना, दूसरी है दोस्तों पाटन, उसके बाद श्री माधोपुर, और उसके बाद अगली कौन सी है, उदयपुरवाटी। उदयपुरवाटी के बाद दोस्तों अंतिम तहसील कौन सी बचती है, खेतड़ी। ये 5 तहसील थी दोस्तों जिनको शामिल किस में किया गया है, नीम का थाना जिले में। नीम का थाना जिले के अंदर है उनको शामिल किया गया है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो उपखंड यहाँ पे शामिल किए गए हैं उनका जो इतिहास है वो हमें किस प्रकार उनके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीम का थाना जो उपखंड था उसके बारे में। नीम का थाना उपखंड है दोस्तों, वो हमें किस प्रकार की जानकारी देता है हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, ये क्या था, एक छावनी क्षेत्र था। छावनी क्षेत्र था जो कि सैनिकों के द्वारा है वो यहाँ पे आवागमन किया जाता था। यहाँ पे उनके द्वारा है वो रहा, सैनिकों का जो रहन सहन था वो नीम का थाना क्षेत्र था। और उसी को है वो छावनी क्षेत्र के अंदर परिवर्तित किया गया था दोस्तों 1834 के अंदर। यहाँ पे छावनी है उसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जो अपने मिलिट्री एरिया जिसको बोलते हैं वही एरिया कौन सा है, यहाँ का छावनी क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे अपने पीछे एक नाम पड़ा था दोस्तों, शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड के बारे में दोस्तों हमने पीछे चर्चा की थी। तो वो जो शेखावाटी ब्रिगेड है वो स्थापित कब की गई थी दोस्तों, वो जो भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार बनती है, ब्रिटिश सरकार द्वारा है इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जो 1834 का छावनी क्षेत्र था, 1834 का दोस्तों जो छावनी क्षेत्र था उसको शेखावाटी ब्रिगेड की जब स्थापना की गई थी उसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा है वो इसकी स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो छावनी थी इसका मूल नाम है वो क्या था। जो दोस्तों इसका मूल नाम हमें मिलता है वो मिलता है दोस्तों सवाई रामगढ़। जब छावनी क्षेत्र बनाया गया था दोस्तों 1834 के अंदर, जब इसको छावनी क्षेत्र बनाया गया था तो उससे पहले इसको सवाई रामगढ़ के नाम से है दोस्तों जाना जाता था। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आगे। उसके बाद जो अपना अगला उपखंड है दोस्तों, उसका नाम है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर उपखंड के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, स्थापना कब की गई थी? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के अंदर है वो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा है वो इसकी स्थापना की गई थी। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह के द्वारा है वो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और राजा मान सिंह कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो वो आप इसके अंदर नोट कर लेना, जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा है 18वीं शताब्दी में है वो श्री माधोपुर की है वो स्थापना है वो दोस्तों की गई थी। अब जो श्री माधोपुर नाम है वो सवाई माधो सिंह के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों एक हमें यह भी साक्ष्य मिलता है कि जो राजा मान सिंह थे या फिर जो माधो सिंह थे, इनका एक क्या था दोस्तों? दीवान हुआ करता था। इनका एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम क्या था? कुसलीराम बोहरा। जिसका नाम हमें क्या मिलता है? कुसलीराम। कुसलीराम बोहरा नामक एक व्यक्ति था जिसने है वो श्री माधोपुर की स्थापना की गई थी। और इसका जो श्री माधोपुर नाम है वो सवाई मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह के नाम पे है वो रखा था। और 18वीं शताब्दी के अंदर है वो दोस्तों इसकी स्थापना कर दी थी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं खेतड़ी के बारे में। खेतड़ी से दोस्तों आप भली भांति परिचित होंगे। यह झुंझुनू के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, जो अब हाल फिलहाल या फिर वर्तमान समय के अंदर है वो नीम का थाना जिले के अंदर है इसको शामिल कर दिया गया है। इसका दोस्तों निर्माण कब होता है? आजादी से पहले। आजादी से पहले है वो दोस्तों इसका निर्माण हो गया था। और इसका जो नामकरण किया गया था दोस्तों, इसका जो नामकरण किया गया था दोस्तों, वो खेत सिंह निर्वाण के नाम पे रखा गया था। खेत सिंह निर्वाण। खेत सिंह निर्वाण नामक एक व्यक्ति था जिसके नाम पे है वो इसका नाम है वो खेतड़ी रखा गया था दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अंतिम उपखंड उदयपुर वाटी के बारे में। उदयपुर वाटी के बारे में दोस्तों हम बात करें तो उसके बारे में हमें सिर्फ बहुत ही कम शासक मिलते हैं। इसके अंदर जो इसका हमें उदयपुर वाटी का जो दोस्तों हमें साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हर्ष के अनुसार। हर्ष के अनुसार है वो दोस्तों इसका प्राचीन नाम हमें जो पता चलता है उसके अंदर इसको उदार बट्टिका के नाम से जाना जाता था दोस्तों। उदार बट्टिका के नाम से है वो इसको जाना जाता था। और वर्तमान में इस क्षेत्र को है वो उदयपुर वाटी के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र नीम का थाना जिले के अंदर क्या है दोस्तों? एक उपखंड बन गया है। उसके बाद दोस्तों हम आगे अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार के यहाँ के खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से यहाँ पे वनस्पति क्षेत्र है वो पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं या फिर यहाँ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो पड़ोसी क्षेत्र है वो कौन सा है या फिर पड़ोस के अंदर है वो कौन कौन से राज्य हैं या फिर किस देश के साथ है इनकी सीमा लगती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के पड़ोसी राज्य के बारे में। पड़ोसी राज्य है वो दोस्तों यहाँ का लगता है हरियाणा। हरियाणा के साथ है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला नीम का थाना है वो एक नया जिला है दोस्तों। अब
उसके बाद दोस्तों जो इसके पड़ोसी ज़िले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं जो नीम का थाना है या फिर जो नया ज़िला नीम का थाना है उसके साथ है वो अपनी सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो एक नंबर पे आता है दोस्तों जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण है वो इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। और उसके बाद है कोटपुतली। कोटपुतली है वो भी पड़ोसी ज़िले के साथ है वो सीमा बनाता है। उसके बाद दोस्तों एक ज़िला है झुंझुनू। झुंझुनू ज़िले के साथ है वो सीमा बनाता है। और अंत में सीकर ज़िला है वो भी किसके साथ सीमा बनाता है दोस्तों, नीम का थाना ज़िले के साथ है वो अपनी सीमा बनाता है दोस्तों। अब हम आगे दोस्तों बात करते हैं सीमा के बाद में यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति क्षेत्र है या फिर वनस्पति है वो पाई जाती है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे जलवायु है वो पाई जाती है। जलवायु के अंदर है वो दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु है वो यहाँ पे पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और वनस्पति के अंदर दोस्तों वनस्पति के अंदर दोस्तों इसके अंदर मिश्रित वनस्पतियां हैं वो पाई जाती है दोस्तों। मिश्रित वनस्पति। मिश्रित वनस्पति के अंदर दोस्तों दो प्रकार की वनस्पतियां हैं वो यहाँ पे जो दो प्रकार की वनस्पतियां हैं उसके अंदर पहली है पतझड़ी। पतझड़ी या फिर इसको पतझड़ आप लिख सकते हो। दूसरी इसके अंदर है वो है मरूदभिद। मरूदभिद और पतझड़ी वनस्पति है या फिर पतझड़ वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ की मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी की यदि बात की जाए दोस्तों तो वो पाई जाती है यहाँ पे रेतीली लाल मिट्टी। रेतीली लाल मिट्टी। रेतीली लाल मिट्टी इसके अंदर है वो दोस्तों पाई जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित है और उनका जो प्रवाह क्षेत्र उसको किस नाम से है वो जाना जाता है। और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ या फिर कौन कौन से बांध यहाँ पे बनाए गए हैं और उन बांधों का जो निर्माण करवाया गया है वो किस राजा के द्वारा या फिर कौन से शासक द्वारा है वो उनका निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं नदी के बारे में। नदी के अंदर दोस्तों एक नंबर पे आप लगाओ कांतली नदी। कांतली नदी है दोस्तों इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ी से है वो इसका उद्गम क्षेत्र है। और नीम का थाना है उस जिले के अंदर ये क्या है इसका प्रवाहित क्षेत्र है। नीम का थाना जिले के अंदर है वो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और यह नदी आंतरिक प्रवाह की या फिर प्रवाह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान के आंतरिक या फिर पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है वो कांतली नदी है दोस्तों। और आपसे लंबाई इसकी पूछ ली जाए दोस्तों तो 100 किलोमीटर के अंदर है वो राजस्थान के अंदर पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र है या फिर कौन कौन से जिले के अंदर है वो प्रवेश करती है। तो सबसे पहले सीकर, उसके बाद नीम का थाना और अंत में आप लिखोगे इसमें
झुंझुनू। नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू तीन जिलों के अंदर है वो इसका प्रवाहित क्षेत्र है दोस्तों। और जो इसका प्रवाहित क्षेत्र या फिर प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी बेसिन के नाम से। तोरावाटी बेसिन के नाम से है वो दोस्तों इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सेकंड ऑप्शन के अंदर हम बात करते हैं यहाँ की पहाड़ियों की। पहाड़ियों में ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर तीन पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर सबसे पहले है सिंगाना की पहाड़ियाँ। सिंगाना की पहाड़ी। दूसरी आप नोट करो दोस्तों, बम्बई की पहाड़ी। मुंबई की पहाड़ी। 3 नंबर पे आप नोट करना, नीम का थाना पहाड़ी। अब दोस्तों आप इन तीनों पहाड़ियों का जो क्षेत्र है या फिर कहाँ पे ये पाई है या फिर कहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है, तो सिंगाना की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों खेतड़ी में है। खेतड़ी में है दोस्तों। और बम्बई की पहाड़ी है वो बम्बई क्षेत्र के अंदर ही हमें मिलती है। और नीम का थाना है वो कहाँ पे है दोस्तों? डाबला के अंदर। डाबला यहाँ का क्षेत्र है जिसके अंदर है वो ये पहाड़ी वो स्थित है दोस्तों। उसके बाद यहाँ के जो बांध बनाए गए हैं दोस्तों, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला बांध है दोस्तों यहाँ का अजीत सागर बांध। अजीत सागर बांध। अजीत सागर बांध है दोस्तों, इसका निर्माण है वो 16 जनवरी को किया था। 16 जनवरी 1989 को है वो इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और इसका निर्माण करने वाला जो शासक था उसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह द्वारा है वो इसका निर्माण किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 16 जनवरी 1889 को है वो इसका क्या किया गया था दोस्तों? निर्माण है वो इसका किया गया था दोस्तों। उसके बाद यह बांध जब बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, आप इसी डेट के आगे है वो आप इसका जो पूर्ण हुआ था, जो इसका निर्माण पूर्ण हुआ था दोस्तों, आप निर्माण पूर्ण इसको लिखो। निर्माण पूर्ण हुआ था दोस्तों 30 सितंबर को। 30 सितंबर और 1891 को है वो इसका आरंभ, जो निर्माण था वो पूर्ण हो जाता है। 16 नवंबर 1889 को इसका निर्माण है वो आरंभ होता है। और 1891 के अंदर है वो इसका निर्माण पूरा हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले बांध की तरफ। उससे पहले जो इसका निर्माण करवाने वाला शासक था वो किसको है इसकी जिम्मेदारी देता है बनवाने की, उसके बारे में कुछ बातें हैं वो नोट करो। और कितना खर्चा है वो इस बांध को बनाने में आया था दोस्तों। जो इसके अंदर लागत आई थी दोस्तों उसको आप नोट करो। 83,000 दोस्तों 394 रुपये है वो दोस्तों इसकी लागत आती है। यदि वर्तमान समय के अंदर देखा जाए दोस्तों तो इतने रुपए हैं वो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि इसका निर्माण करवाया है या फिर कोई खा गया है इसको। तो दोस्तों 83,394 के अंदर है वो इसका कुल लागत मूल्य था। और जो निर्माण करवाने वाला जो सचिव रखा गया था, इसका जो सचिव था जिसकी देख रेख में कार्य करवाया था, अजीत सिंह का एक सचिव था दोस्तों जिसका नाम क्या था? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल द्वारा है वो इसकी देख रेख की गई थी। और इन्हीं के द्वारा है वो इसको निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अब उसके बाद 10 साल तक है दोस्तों ये खाली रखा गया था। 10 साल तक इसको खाली रखा था दोस्तों। और इसके अंदर जो पानी भरा गया था, पानी इसके अंदर भरा गया था दोस्तों
वो भरा गया था 20 अगस्त 2010 को। 20 अगस्त 2010 के अंदर है वो दोस्तों, इसके अंदर पानी भरा गया था। अब उसके बाद दोस्तों जो इसका बहाव क्षेत्र था, जो बहाव क्षेत्र था इसका, वो कितना था दोस्तों, 45 फीट तक। 45 फीट तक इसकी क्या थी दोस्तों, भराव क्षमता थी। अर्थात जमीन से 45 फीट ऊपर तक है वो क्या करता था, ये पानी का जो इसकी क्षमता थी पानी भराव की, वो कितनी थी दोस्तों, इसकी 45 फीट थी दोस्तों। अब उसके बाद जो अन्य बांध थे दोस्तों, उसके हम बात करें तो कौन कौन से बांध थे जो यहाँ पे बनाए गए थे। एक था दोस्तों कोटा सागर बांध, कोटा सागर बांध, और दूसरा कौन था इलाखर बांध, इलाखर बांध, कोटा सागर बांध और इलाखर बांध। एक दोस्तों जो कोटा सागर बांध था उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो था इसका सूरज सागर बांध। सूरज सागर बांध के नाम से है वो दोस्तों इसको जाना जाता है। उसके बाद यहाँ के जो मुख्य मुख्य तालाब बने हुए थे दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से तालाब है। तालाब के अंदर एक तो था दोस्तों पन्ना सा है, पन्ना सा है का तालाब दोस्तों। दूसरा था काकराय का तालाब, पन्ना साहे का तालाब था और काकराय का तालाब था दोस्तों। अब दोस्तों हम उसके बाद यहाँ के जो खनिज क्षेत्र हैं या फिर कौन कौन से खनिज है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। खनिज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों तांबा। तांबे के लिए है दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, उनको हम नोट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों खेतड़ी की। खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरे क्षेत्र या फिर दूसरे नंबर पे आता है बन्ने की ढाणी, दूसरा क्षेत्र आ गया। और उसके बाद यहाँ पे कोल्लीहान चांदमारी नामक क्षेत्र है दोस्तों, कोल्लीहान चांदमारी, कोल्लीहान चांदमारी नामक 3 क्षेत्र है जिनके अंदर है वो दोस्तों तांबा है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लोहे की खानें हैं या फिर जो लोहा अयस्क यहाँ पे पाया जाता है वो पाया जाता है डाबला नामक क्षेत्र के अंदर, डाबला नामक। और दूसरा आप उसके अंदर नोट कर लेना सिंघाना नामक क्षेत्र है, वहाँ पे लोहा है वो पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बिनानी सीमेंट का कारखाना लगाया गया था, बिनानी सीमेंट का कारखाना। जो कारखाना यहाँ पे लगाया गया था दोस्तों वो लगाया गया था 1967 के अंदर। और क्षेत्र की यदि बात की जाए तो वो क्षेत्र था खेतड़ी। 1967 के अंदर खेतड़ी के अंदर है वो दोस्तों सीमेंट का कारखाना लगाया गया था दोस्तों। उसके बाद राज्य का पहला फल उद्यान, राज्य का पहला फल उद्यान, पहला फल उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, सारगोठ श्री माधोपुर के अंदर। सारगोठ उपखंड कौन सा है, श्री माधोपुर, सारगोठ श्री माधोपुर के अंदर पाया गया था दोस्तों। उसके बाद कुछ यहाँ पे संरक्षण क्षेत्र रखे गए हैं जिनको हम कंजर्वेशन क्षेत्र के नाम से दोस्तों जानते हैं, उनके बारे में आप नोट करें। जो यहाँ के मुख्य कंजर्वेशन क्षेत्र है या फिर इनको संरक्षण क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों, संरक्षण क्षेत्र के नाम से भी हम इनको जानते हैं दोस्तों। यहाँ के कौन कौन से मुख्य संरक्षण क्षेत्र है दोस्तों, उसके अंदर पहला क्षेत्र आता है दोस्तों मानसा माता, मानसा माता रिजर्व क्षेत्र।
मानसा माता रिजर्व क्षेत्र, और दूसरा आप इसके अंदर लिखो बासियाल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। बासियाल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों तीसरा आप इसके अंदर नोट करो शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र। शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र आप इसके अंदर नोट करो। जो बासियाल नामक क्षेत्र था दोस्तों, जो बासियाल नामक क्षेत्र है वो यह है दोस्तों खेतड़ी में, खेतड़ी के अंदर है। बाकी इन तीनों को है वो कहाँ पे शामिल किया गया है दोस्तों, नीम का थाना जिले के अंदर है वो इनको स्थापित किया गया है। इनके अन्य क्षेत्रों के बारे में है वो दोस्तों जानकारी नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम दोस्तों बात करेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा जो पहला पार्ट था दोस्तों वो समाप्त हो चुका है, और आगे हम सांस्कृतिक परिदृश्य और यहाँ के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ की जो ऐतिहासिक घटना हुई थी दोस्तों उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।